नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए बैच के साथ इस वीडियो में आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि बोर्ड परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। जो 2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, इन सभी को 2022 में शायद पेपर नहीं हुआ था, तो लेकिन जब जब भी पेपर हुआ है उन सभी को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। और लगभग 5 साल का हम लोग पेपर पढ़ने वाले हैं इसमें गणित के। ठीक, तो 5 वर्षों का अंशाल्व रहेगा इस बैच में। ये बैच का नाम है लक्ष्य 2025, और जो कि एक प्रकार से बनाया ही गया है 2025 के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। 5 वर्षों के अंशाल्व होगा। ठीक, और उस अंशाल्व मतलब जो अंशाल्व हम कराएंगे उसमें सभी चैप्टर वाइज कराएंगे। सबसे पहले तो इसमें 30 वीडियो रहेंगे और सभी का वीडियो का पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक, जिसको भी चाहिए वो अपना संपर्क करके आप ले सकते हैं अपना पीडीएफ, और फ्री है, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक, कोई पैसा नहीं लगने वाला है पीडीएफ का, और इस वीडियो का भी कोई पैसा नहीं है। ये पूरा 30 लेक्चर जो होंगे, 30 वीडियो जो होंगे, वो सभी आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे। चैनल पे आप जाएंगे तो मैं पीडीएफ बना दूंगा, तो वहां पे आपको पीडीएफ में लेक्चर नंबर पड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 वीडियो रहेंगे। ठीक, तो और वहां पे नीचे टाइटल भी लिखा रहेगा, मतलब किस चैप्टर से है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गई बात इस बैच की। अब उसके बाद जो मैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं 2024 का सेट। 2024 का सेट कौन सा है? 822 HV 2024 322 HV। ठीक, HV ये इसका क्या है? 2024 साल है, तो ये कोड है पेपर का, और HV पहला सेट है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारे सवाल। ठीक, और प्लस बीज गणित के सारे सवाल। अब ये पूछेंगे कि इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ा है? साथ में पढ़ाने का मतलब है कि ये दोनों चैप्टर, 2 यूनिट ये आपके बड़े हैं, 2 इकाई आपके बड़े चैप्टर में ज्यादा नंबर देते हैं। किसमें? पेपर में नंबर लाने के लिए। ये देता है त्रिकोणमिति आपका 12 नंबर देता है, और ये देता है आपका 18 नंबर। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 नंबर। कितना? 30 नंबर। और 30 नंबर आप यहां से ले आएंगे, और उसके बाद 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से फ्री मिल जाएगा स्कूल द्वारा। प्रैक्टिकल का 30 नंबर, और 30 नंबर ये आपका 60 नंबर। किसमें? कितने में? 100 में से आपको 60 नंबर मिल जाएगा। 100 में से आपको 60 नंबर मैथ में मिल जाएगा। और जब इसके बाद मैं जो और पढ़ाऊंगा, जो और यूनिट को पढ़ाऊंगा, अगर आप उससे पढ़ लेते हैं, 1 या 2 यूनिट इसके बाद पढ़ लेते हैं, जो तुमको आते हो या आसान लगे, प्रायिकता हो गया, परिमेय संख्या के जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत ही, अगर 1-2 क्वेश्चन परिमेय संख्या के आप पढ़ लिए, वास्तविक संख्या के, तो आप आसानी से 5-6 नंबर और ला सकते हैं। और वृत्त के 1-2 सवाल पढ़ लिए, तो कुल मिला के आप अगर इन दोनों को पढ़ लेते हैं, तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ेंगे आपको प्लस पॉइंट में जाएगा, 60 नंबर में और जुड़ता चला जाएगा। 60 नंबर में अगर आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना जुड़ता जाएगा। तो अभी आप एक काम करिए, मेरे साथ त्रिकोणमिति और बीजगणित पढ़ते चलिए, और जब जैसे ही इसको मैं खत्म कर दूंगा 5 साल का पेपर, उसके बाद मैं जो अगला यूनिट पढ़ाऊंगा उसमें आप इसमें नंबर आपका जुड़ता जाएगा, और आप इसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। वहां पे इसका रिवीजन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, और वहां पे मैं जो पढ़ाता जाऊंगा उसको भी पढ़ते चलिएगा। तो ये आपको 60% से ज्यादा नंबर दे जाएगा केवल गणित में। ठीक, इसी प्रकार सभी विषयों में आप कर सकते हैं। तो आपका ओवरऑल मतलब 60% से अच्छा, मतलब फर्स्ट डिवीजन से आप नंबर ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, और हाईएस्ट जितना आप चाहेंगे उतना ले जाएंगे। आप जितना चाहेंगे, हमारा काम है पढ़ा देना,
बता देना, आइडिया दे देना कैसे क्या करना है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक, तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, पहले सवाल से लूंगा जो कि इसका पहला सवाल ही है, इसी बीजगणित का है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस बैच को और देखते हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं और कितने आसान आसान सवाल होंगे। आप देख कर ही आप लगेगा कि नहीं अच्छे सवाल है और आसान सवाल है। दो पहले नंबर तो और ये भी है, ये भी जान लो आपका पेपर कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा बता दें। वैसे तो थोड़ा बहुत बता दिए नंबरों के बारे में, लेकिन पेपर कैसे होता है। पहले नंबर तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल स्कूल द्वारा लिया जाएगा। ठीक, फिर बचा कितना, 70 नंबर। ठीक, 70 नंबर के दो पार्ट होंगे, 70 नंबर के दो पार्ट होंगे, एक 50 नंबर का, एक 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा जो कि OMR सीट पर कराया जाएगा। ठीक, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और ये दूसरा जो 50 नंबर का है वो आपको बड़े बड़े सवाल, जैसे सवाल सॉल्व करने रहेंगे, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, ये सब सवाल इसमें आएंगे 50 नंबर में। और ठीक, तो मैंने ये जो बताया था 30 नंबर इसका, ये इसमें बहुविकल्पी भी क्वेश्चन कुछ रहेंगे और कुछ लिखित भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, कम या 5 6 10, 5 6 तो अगर ये 30 नंबर का है तो कम से कम जान लीजिए 7 नंबर तो कम से कम बहुविकल्पी क्वेश्चन इन्हीं दोनों से ही पूछे जाने, मतलब 7 नंबर आपके इसी से आने वाले और 23 नंबर जिसमें आपको 50 में मिल जाएंगे। तो मैं सब पढ़ाऊंगा, 20 नंबर का भी पढ़ाऊंगा और 50 नंबर का भी पढ़ाऊंगा। और पेपर से पहले मैं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चनों का मैं एक बार टेस्ट लूंगा। ठीक, बहुविकल्पी जितने क्वेश्चन है मैं उसका टेस्ट लूंगा, वो भी किस पर, OMR सीट पे। जैसा आपका OMR सीट होता है वैसे ही सब कुछ रहेगा और उस पर मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों का। और देखना आप लोग कितने क्वेश्चन वो उसको कर सकते हैं। आपको मैं जहां तक कोशिश कराऊंगा कि OMR सीट भरना आ जाए और उसके बाद ये 20 नंबर आपको मिल जाए आसानी से, क्योंकि 20 नंबर में आपको टिक ही करना रहेगा। आसानी से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रहेगा और आप कहीं भी उसको रफ में कर सकते हैं और वहां पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैं बता दूंगा कि आपको रख जाएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चनों में मेरे पास ऐसी एक टेक्निक है कि मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है और आपको इतनी बार मैं करा दूंगा कि वो आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए फिर हम ये टेक्निक जान गए हैं ना, 100 नंबर कैसे क्या होता है। ये 20 नंबर OMR सीट वाला है, ये 50 नंबर लिखित है, ये 30 नंबर प्रैक्टिकल का है। हमको इसी 70 नंबर में लड़ाई लड़के 30 नंबर अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी से लगभग 5 7 10 लेक्चर में, 10 लेक्चर में, तो जहां 10 12 लेक्चर में आपको ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 10 12 लेक्चर में आप आसानी से 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक, और ये 30 नंबर बचेंगे कितने, बचेंगे 40 नंबर। 40 नंबर बचेंगे जिसमें से प्रायिकता के भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, तो वहां से 5 से 10 नंबर वहां मिल जाएगा प्रायिकता और माध्य वगैरह से। तो वहां से 10 नंबर ऐसे से प्रायिकता इसको पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या को पढ़ लेंगे, तो वहां पर भी कुछ नंबर पा जाएंगे हम। तो आसानी से थोड़ा थोड़ा नंबर कलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले हम ज्यादा नंबर वालों पे ध्यान देंगे, जिससे कि हमारा अभी से कंप्लीट रहेगा। तो छोटे छोटे रहेंगे टॉपिक, उसको हमारा आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, पहला सवाल लेंगे, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए
पहला विकल्प दे रहा है 4, कितना 4, और दूसरा विकल्प दे रहा है 3, और तीसरा दे रहा है 2, और चौथा विकल्प दे रहा है 1। देखिए इसको पढ़ने में एक बार ही समझ में आ जाएगा। देखिए एक त्रिघात बहुपद है, बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक त्रिघात बहुपद है, उसमें कितने शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं कि तब भी वो बहुपद क्या हो, कि त्रिघात बहुपद बना रहे। क्या हो, इसको समझने पर ध्यान देना। उसमें कितने अधिक से अधिक शून्य हो सकते हैं, उसके बावजूद भी क्या हो, वो त्रिघात बहुपद बना रहे। यही चीज इसको ध्यान से देखना है। तो बताइए कितने शून्य हो सकते हैं, बताइए। कम से कम कितने, 2। इसका राइट आंसर 2 है। कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे पास ये है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक, त्रिघात बहुपद है। इसको हम हल करेंगे तो x के 3 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। एक x1 आएगा, एक x2 आएगा, एक x3 आएगा। ठीक, अगर हम तीनों को 0 कर दें तो हमारा तो पूरा का पूरा बहुपद ही 0 हो जाएगा। ठीक, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 जगह x है। ठीक, अगर हम यहाँ सभी जगह हम 0 रख दें तो क्या हमारा कोई बहुपद बनेगा, नहीं बनेगा। केवल हमारा 5 बनेगा और 5 बचेगा, वो कोई बहुपद नहीं होगा। तो हमें ऐसा बताना है कि कम से कम कितने अधिक से अधिक कितने 0 रखे जाए कि ये त्रिघात बहुपद बना रहे। अगर हम इस x की जगह पे हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं। ठीक, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम मान लेते हैं समझने के तौर पे। ठीक, तो इस x1 के स्थान पे हम 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेंगे x2 और x3। ठीक, आसानी से बच सकता है। तो कम से कम कितने 0 हो सकते हैं, 1 0, कम से कम 1 0 हो सकते हैं। ठीक, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, हम x2 को भी 0 कर सकते हैं। इसको 0 कर देंगे, कितने, तो 0 हो जाएगा, 2 0। उसके बाद भी हमारा x क्यूब बचा रहेगा। ठीक, तब भी हमारा ये क्या रहेगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगर x क्यूब है तब भी हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगर हम इसको भी 0 कर दें तो हमारा कोई बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, तो वहां पे शून्य बहुपद हो जाएगा। तो इसमें त्रिघात बहुपद में तब तक वो त्रिघात बहुपद बना रहेगा कि उसमें अधिक से अधिक कितने शून्य हो। तो कम से कम हम कितने बोलेंगे, 2। अगर हम इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, तब भी हमारे पास क्या बचेगा, x क्यूब प्लस 5। ये क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक, अगर हम इसको 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, तब क्या होगा, तब हमारा केवल 5 बचेगा, या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। तो कुल मिला के हम कम से कम अधिक से अधिक बार कम से कम 1 0 1 शून्य हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, 2 त्रिघात बहुपद में। 4 घात बहुपद में कम से कम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। 5 घात बहुपद में कितने शून्य हो सकते हैं, 4। मतलब एक से कम, मतलब एक उसमें कम, जितने का बहुपद रहेगा उससे एक कम हम शून्य अधिक से अधिक हो सकते हैं उसमें शून्य। ठीक, तो 3 वाला बहुपद है तो ठीक है 2। 4 वाला बहुपद होता तो हम 3 क्लिक करते, 5 वाला बहुपद होता तो हम 4 क्लिक करते। मतलब 4 को हम आंसर सही करते, 3 को आंसर करते, 1 को। अगर 2 घात बहुपद है तो कम से कम कितने शून्य होंगे, 1। कम से कम कितने शून्य होंगे, 1। रख जाना चाहिए ये चीज कि अगर 2 घात बहुपद है तो शून्य की अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितना, 1। 2 घात त्रिघात बहुपद है उसमें 2। 4 घात बहुपद है 3। 5 घात बहुपद है तो 4। 6 घात बहुपद है तो 5। अधिक अधिक क्या हो सकते हैं, शून्य हमारे हो सकते हैं। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद हमारा कौन सा चौथा सवाल है, इसी बहुविकल्पी का चौथा सवाल है। ठीक, तो पहले इसको मिटा देते हैं हम।
चलिए फिर देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण x प्लस 2i प्लस 5 बराबर 0। ठीक, पहला रैखिक समीकरण है x प्लस 2i प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस का 3x माइनस का 6y माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, 0 के युग्म का हल होगा, का हल होगा। ठीक, इसका हल होगा, विकल्प में दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया है अद्वितीय, पहला विकल्प क्या दिया हुआ है अद्वितीय, दूसरा विकल्प दिया गया है 2 हो सकता है, इसका हल 2 हो सकता है। ठीक, इसका तीसरा विकल्प दिया गया है अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक, रूप से अनेक मतलब कई हल हो सकते हैं। ठीक, अनेक। और चौथा विकल्प दिया गया है, चौथा डी नंबर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये चीज हमारे पास रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ठीक, ये रैखिक समीकरण है, इसके हल कितने हो सकते हैं, पहले नंबर पे इसका वो जानना चाहिए कि कब कब कितने हल कैसे कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझा ले, मतलब ये किस पर ये सवाल को हल करने वाले, मतलब टिक करने वाले किसको क्या कैसे देखकर उस चीज को समझते, फिर इस सवाल को समझते। ठीक, जैसे हमारे पास ax a1 ले लेते हैं, a1x प्लस b1y ले लेते हैं प्लस का c 1 बराबर 0। ठीक, ये हमारा पहला है। ठीक, दूसरा क्या दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये दो हैं, इसके कब कब कितने हल होंगे ये जानना जरूरी। देखो, जब पहला कंडीशन है जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब क्या होगा a1 अपान a2, ये इसका क्या होगा, इसका हल क्या होगा अद्वितीय होगा, इसका हल क्या होगा अद्वितीय। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर न हो तब, यदि हमारा तीनों बराबर हो, ये पहला है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब हमारे तीनों बराबर हो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये अगर ये बराबर होंगे तब क्या होगा, तब होगा कि उसको अपरिमेय होगा। अपरिमेय मतलब अनेक हल होंगे। इन सबको क्या लिख सकते हैं, यही जो यहाँ पे दिया गया है, अपरिमित रूप से अनेक लिख सकते हैं। जब ये होगा तब क्या कह सकते हैं हम, अपरिमित रूप से अनेक, अनेक। और तीसरा कंडीशन दो कब होगा, दो का कब होगा, इसका तो कोई दिया नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन है एक तीसरा कंडीशन और है। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के हो, लेकिन क्या हो c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तब हम कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, तब हमारा क्या होगा
अगर a1 अपान a2, देखो पहला क्या था कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक ही हल होगा, ठीक। और तीसरा क्या, दूसरा क्या है, जिसमें सभी बराबर हो, इसके कई हल हो सकते हैं, ठीक। इसके क्या हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर हो लेकिन c1 अपान c2 बराबर ना हो, तब क्या होगा, तब हमारा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब ये हमारे पास तीन कंडीशन है, जरा इसको हम बना के देखते हैं क्या हमारा बनेगा। यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक, 1 लिख लिया। यहाँ पे कितना है, माइनस का 3, ठीक, माइनस 3 लिख दिया। यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पे कितना है, -6 है, लिख दिया, ठीक। यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। देखिए अगर हम इसको काट दें, अगर इसको काटे, 2 एक अन्नम 2, 3 दूना 6, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, c1 अपान c2 के, ये c1 अपान c2 के। तो हमारा इसमें से क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमारे विकल्प में ये ऑप्शन ही नहीं है कि कोई हल नहीं होगा, तो हम इसमें से क्या लगा देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्योंकि हमारा a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, इन तीनों में से हमारा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन हमारा बराबर किसके नहीं है, c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर कितना आएगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमारे विकल्प में वो है ही नहीं, उसके कारण हम कौन सा टिक लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो हमारा विकल्प दिया गया है उसमें से कोई नहीं होगा, ठीक। तो इतना ये सबको ध्यान में देना है। फिर इसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए इसके बाद पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल समांतर श्रेणी से है, समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का डॉट 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 का सार्वंतर होगा, ठीक। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, 1, दूसरा दिया गया है 2, तीसरा दिया गया है 3 और चौथा दिया गया है 4, ठीक। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहला पद माइनस दूसरा पद, देखो जब भी हमें सार्वंतर निकालने को बोले, मतलब स्मॉल डी, वहां पे स्मॉल डी बोलते हैं, सार्वंतर निकालने को बोले तो पहला पद माइनस दूसरा पद, ठीक, दूसरा पद बराबर होना चाहिए, किसके, दूसरा पद माइनस तीसरा पद, ठीक, पद ये अगर बराबर है तब हम उसे क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। पहला पद कितना है, बोलिए, -5, ठीक, फिर माइनस, फिर दूसरा पद कितना, -1 लिख दिया, ठीक। फिर बराबर दूसरा पद कितना है, -1 और तीसरा पद कितना है, 3, कितना है, 3,
तो माइनस का 3। यहां से देखिए माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर। यहाँ पे देखिए अगर इसको देखेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 बराबर माइनस का 4। इसका मतलब हमारा सार्व अंतर कितना होगा, 4 होगा, मतलब हमारा 4 कम होता जा रहा है। ठीक, सार्व अंतर कितना निकलेगा, हमारा 4 निकलेगा, क्योंकि 4 कम होता जा रहा है। सार्व अंतर कितना, माइनस प्लस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि सार्व अंतर कितना है। अगर जुड़ रहा होगा तो प्लस है, अगर घट रहा होगा तो माइनस है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए माइनस चिन्ह दिखा रहा था, और बढ़ रहा होता तो प्लस दिखाता। ठीक, तो उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या देखना है, सार्व अंतर ढूंढना है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी, मतलब 4। आंसर कितना है इसका, 4। ठीक, तो चलिए फिर इसको मिटाते हैं, इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला 6ठा नंबर देखेंगे सवाल। 6ठा नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविध कर होगा। ठीक, विविध कर होगा। ठीक, ये है, ये 6ठा सवाल है किसका, जो 322 HV का 2024 से ठीक पेपर है, उसका ये 6ठा सवाल है। उसमें ये पूछा गया है विविध कर होगा, इस द्विघात समीकरण का विविध कर होगा। तो पहले नंबर इसका विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी पार्ट में दिया गया है बी स्क्वायर 4ac, सी पॉइंट दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी पॉइंट दिया गया है बी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक, ये दिया गया है। तो ये बताइए द्विघात समीकरण में आप श्रीधराचार्य वाला फार्मूला पढ़े हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य का फार्मूला बताइए, याद है? याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। देख लेते हैं एक बार फिर से, फार्मूला यही है ना, डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है, यहाँ सॉरी एक माइनस भी है, डी बराबर क्या है, जहां डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या है हमारा, डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, विविधकर निकालना। और विविधकर किसे बोलते हैं, ये जो हम अंडर रूट में लिखे हैं डी ना, इसी को हम विविधकर बोलते हैं। डी को ही क्या बोलते हैं हम, डी को क्या बोलते हैं, विविधकर। विविधकर, और यही हमें निकालना है, किसका, इसका। ये जो हमारा दो घात समीकरण दिया हुआ है, इस दो घात समीकरण का विविधकर क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखा भी लिखा ना, जहां पे क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही यहां पर भी हमारा आंसर होगा। ठीक, यही हमारा सी नंबर यहाँ पर भी विविधकर होगा। अगर
वहां पे यहाँ पे कोई मान दे दे, ए के स्थान पे कुछ और दे दे, बी के स्थान पे कुछ और दे दे और सी के स्थान पे कुछ और दे दे, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे बी स्क्वायर का मान मतलब जहां बी का जो मान होगा वहां पे बी का मान पुट कर देंगे, ए का मान जो होगा ए का मान पुट कर देंगे और सी का मान जो होगा सी का मान रख देंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। गुणा भाग जो भी गुणा करना हो घटाना हो वो जो भी करना हो हम कर लेंगे और वहीं पे हमारा वही क्या हो जाएगा, विविधीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, विविधीकर। ठीक, तो ये हमारा छठा नंबर भी सवाल हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अगला 8वां नंबर सवाल है, ठीक, और इसी दो घात समीकरण से ही है। इसके बाद 11 नंबर सवाल है जो कि त्रिकोणमिति से है, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान होगा। ठीक, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, नहीं ऐसे नहीं है, पहला है 1, दूसरा है -1, तीसरा है 0, -1, 0 और चौथा क्या है 1/2। ये इसका है, इसी का मान बताना है। तो हम पढ़े होंगे cos 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, cos 90 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा। वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है हम लोगों को। साइन को ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक, cos को चेंज कर देंगे, cos 90 माइनस 27। अगर हम 63 को 90 माइनस 27 लिख दें तो ठीक रहेगा ना, वही 63 ही तो आएगा, 90 माइनस 27 63। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 27 बटे साइन 27, कैंसिल आउट, बचा कितना 1, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1। कौन सा फार्मूला याद रखना है, cos 90 माइनस का थीटा या साइन 90 माइनस का थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर cos थीटा। ये चीज याद रखना है। आप इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर देंगे, एक को स्थिर रखो, एक को जैसा है वैसे रहने दो, दूसरे को चेंज कर लो उसी के पदों में। और इस तरीके के सवाल अगर दिखे, अगर इन दोनों का योग अगर 90 आ रहा है तो वहां पे एक पहला आंसर, पहला मतलब जहाँ पे एक लिखा हो वही आंसर क्लिक कर दीजिए, मतलब आप टिक कर दीजिए, उसी को गोला गोला कर दीजिए, वो या मान में वही भर दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसके बाद कह रहा है, इसके बाद है 12 नंबर सवाल, इसको पहले मिटाते हैं, 12 नंबर है। अगला 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है, यदि cos a बराबर √3/2, क्या, यदि √3/2 cos a का मान हो तो sin 2a का मान क्या होगा। पहला विकल्प दिया गया है 1, दूसरा दिया गया है 0, तीसरा दिया गया है 1/2 और डी ऑप्शन दिया गया √3/2। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। cos a बराबर √3/2, cos में √3/2 किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, 30। यहां से अगर तुलना करें तो cos a बराबर 30a, मतलब cos 30 और a का मान कितना आ जाएगा 30 अंश, और यही a का मान sin 2a में पुट कर देना है, तो sin 2a मतलब 2 × 30, इसका मतलब है sin 60, और sin 60 में किसका मान होता है √3/2। आंसर कितना आ जाएगा डी, आंसर कितना आ जाएगा डी, sin 60।
साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा किसका, साइन 2a का मान। जब कॉस a का मान √3/2 होगा तो साइन 2a क्या होगा, √3, कुछ नहीं, जानते हो क्या होगा, कॉस a बराबर साइन 2a। यही वाला फार्मूला हो जाएगा एक प्रकार से, और यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कब, जब ये √3/2 होगा तब। ठीक, तब उसके बाद अब अगला सवाल लेते हैं 13 नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके बाद, क्योंकि ये सभी जो मैं करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर से हैं। आप आंसर में न विश्वास हो तो खोल के देख लीजिए, आप आंसर में खोल के देख लीजिए, वहां से भी पढ़िए, और वहां से भी जो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए वहां से ढूंढिए, किताब में ढूंढिए। ज्यादातर देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल ही मिल जाएगा, मतलब बुक में सॉल्व मिल जाएगा, किताब में हल आपको मिल जाएगा ज्यादातर क्वेश्चनों का। बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जो अभ्यास प्रश्न से आते हैं। ठीक, तो आप किताब को भी पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कि आज क्या हुआ, आज हम गए थे हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने, वहां पे हम लोगों का वाइवा था, मतलब मौखिक रूप से जो कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, हमको उनका जवाब देना रहता है हम लोगों को। तो क्या हुआ, हम लोग मेरे साथ में ही थे, वो यूट्यूब से पढ़ के चले गए थे, यूट्यूब और गूगल से पढ़ के चले गए थे। और वहां पे क्वेश्चन सर ने क्वेश्चन पूछा, उनके सारे जवाब तो दे दिए। ठीक, सर के क्वेश्चन का सारा जवाब वो दे दिया, लेकिन फिर भी उसको डांट के भगा दिए, भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत पड़ना, यहाँ से भगा दिए डांट के। और फिर बाद में उसको बुला के बोले, जानते हो क्यों डांटा है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स प्रैक्टिकल करने आते हो तो कुछ सीखने आते हो, कुछ सीखने के लिए आते हो, और यहाँ आने का मतलब यही है कि सीखो कुछ। और आप लोगों को कहा जाता है सीखने के लिए बुक से सीखो कुछ, नहीं, जब बुक में कोई क्वेश्चन को आप ढूंढेंगे तो उसके अलावा भी कई चीजें आपको मिलेंगी, उसको एक क्वेश्चन को ढूंढने के चक्कर में आपको कई क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा। आप जब किताब पलटेंगे तब, जब आप किताब पलटेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में आपको 4-5 क्वेश्चन और दिखाई देंगे, अच्छा ये भी है, ये तो मैं जानता ही नहीं था, ये भी है, ये भी। तो आपको वहां से सीखने को मिलेगा, और आप प्रैक्टिकल सीखने के लिए गए हैं। तो उनको यही सब समझा के बोल दिया कि यूट्यूब और क्या कहते हैं गूगल से मत पढ़िए। यूट्यूब और गूगल पे जानते हो क्या होता है, जो आप सर्च करेंगे वही आपको मिलेगा, जो आप सर्च करेंगे वही मिलेगा। लेकिन आप जब किताब में ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते पन्ना पलटेंगे तो वहां उसके अलावा भी कई चीजें आपको मिलेंगी, जो कि आप उससे सीखोगे, कुछ समझोगे, अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, तब याद आ जाएगा वहां पे सर ने बताया था बोर्ड पे, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हाँ, यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है, इन सबको पढ़ना तो जरूरी है ही है, लेकिन किताब को भी पलट पलट के देखिए। अब कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे है, वो तो बोलेंगे मेरा वीडियो देख लीजिए बस, किताब उताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि किताब भी पढ़िए, किताब को भी पलट के देखिए कि कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से सवाल नहीं है। उन सबको भी जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ है कुछ सिलेबस में, और अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा मजा आने वाला है जब आप किताब को पढ़ेंगे ना। और बहुत छोटी छोटी चीजों को आप वहां पे देखेंगे तो ब्रेकेट में करके दिया रहता है, ब्रेकेट में करके दिया रहेगा कि ये यहाँ पे इसके कारण चेंज हुआ है। तो आपको वहां पे समझ में, जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहां पे आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा वहां पे लीजिए जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है किसी चीज को, तो वहां पे आप थोड़ा सा सहारा ले लीजिए। लेकिन आपको अगर पढ़ना है, सीखना है, तो किताब को, अगर किसी क्वेश्चन को ढूंढना है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हमें ढूंढना है, तो आप किताब को पलटेंगे तो इसी के जैसे आपको कई सवाल मिलेंगे, और जो कि बोर्ड परीक्षा के तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आगे भी काम आएगा। तो किताब को पलट के जब देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। और वही मेरे दोस्त के साथ भी हुआ कि आज उसको डांट के भगा दिए, लेकिन फिर बाद में बुला के समझाए, भाई मैंने तुमको क्यों डांटा है, तो वो भी बाद में चला गया। तो ऐसे होता है, सीखा जाता है कुछ ना कुछ, रोज नई चीजों को सीखना चाहिए, और अगर अच्छा लगे तो उसको ग्रहण करो। ठीक, तो इसके बाद हम अगला सवाल चलते हैं। इसके बाद कौन सा है,
13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, क्या होगा? ठीक, पहला ऑप्शन क्या दिया है? सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन दिया हुआ है -1, सी दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए और डी दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। ठीक, तो एक बात मैं और बता दूं, ये जो tan होता है ये कैपिटल में नहीं होता है। ठीक, तो ये tan को कैपिटल में मत लिखा करिए। अगर जो लोग लिखते हो tan को कैपिटल में, टी कैपिटल लिखते हो, तो वो मत लिखा करिए। वो कैपिटल टी आप कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आप कोशिश करिए स्मॉल टी लिखने के लिए, और स्मॉल टी ही tan में लिखा जाता है, कैपिटल टी नहीं लिखा जाता है। ठीक, ये क्यों लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो किताब में देखा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि हर जगह पे आप जहां कहीं भी देखेंगे स्मॉल में लिखा होता है, तो आप भी स्मॉल में लिखने की कोशिश करिए, और अच्छा भी लगता है स्मॉल में जब tan लिखेंगे तो। ठीक, इसको सॉल्व करिए। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके स्थान पे लिखेंगे 1 अपान tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए अपान कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, कॉस लिख दिए। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, इसको तो अब मिटा ही सकते हैं। अब यहां पे देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपान साइन, अपान फिर से लगाएंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। इसको कुल मिला के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और इसी को क्या बोलते हैं, साइन अपान कॉस को ही क्या बोलते हैं, tan। तो स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, tan स्क्वायर ए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी, tan स्क्वायर ए। ठीक, तो इसके बाद फिर अगला सवाल चलते हैं हम, इसको भी मिटा दें। अब 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है। मतलब a बराबर कितना होगा कि ये कंडीशन फॉलो करे, मतलब ये सेटिस्फाई करे, ये सत्यापित करे। ये कंडीशन कब होगा, पहला विकल्प दिया गया है हमारा 0 अंश, और दूसरा विकल्प दिया गया है 30 अंश, और फिर तीसरा 45 अंश, और फिर 60 अंश। तो इस तरीके के सवाल में, अगर इस तरीके का सवाल मिले तो आसानी से आप रख के या एक एक मान भी रख के आप बता सकते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम मान रख के देख लेते हैं। देखिए, अगर हम साइन 0 रखें, साइन 0 रखें, ठीक, ए का मान 0 तो साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और साइन 0, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 और यहाँ पे 0 टोटल, मतलब 0 बराबर 0। यहाँ पे तो ये सत्यापित हो गया कि अगर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा। जरा हम 30 पर भी देख लेते हैं, साइन 30 बराबर 30 साइन 30, ये तो कभी बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे 30 हो रहा है। इसके बाद 45 भी जब रखोगे तब भी यहाँ 45 हो जा रहा है, और साइन 45 कहीं होता है। साइन का मान कितना होता है, 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में, या -1 भी ले सकते हैं अगर ज्यादा होगा तो।
-1 से +1 तक, ठीक, इसी के बीच में होगा। जहां तक जितने भी होंगे सब -1 से +1 तक के ही बीच में होगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 सेटिस्फाई हो गया, सत्यापित हो गया, तो ये हमारा ए बराबर होगा किसके, 0 के। ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक। यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक। तो अब इसके बाद हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। इसके बाद 20वें का खंड चलेंगे, 20वें का ठीक। अब इसको मिटाते हैं। का सवाल है, एक घन का आयतन, घन का आयतन क्या है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक। ये है क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, घन की भुजा का फार्मूला का, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। अगर हम मान लें घन की भुजा क्या है, ए है, ठीक, मान लेते हैं, माना घन की भुजा कितना है, ए है। तो भुजा का आयतन कितना होगा, मतलब घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। आयतन कितना है, 1331 बराबर ए क्यूब। ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 1331, ठीक, मतलब 1331। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप जब लिखेंगे इसको, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक। ये घन मूल है, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 11 का क्यूब, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा ए बराबर कितना निकलेगा, 11 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, 11 का गुणा करेंगे 11 में तो 121 आएगा, 121, और इसी में 11 का गुणा और करेंगे तो 11 का 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 22 1 23 का 3 हासिल 2, 11 1 का 11, 11 2 13, ये हो जाएगा 1331, ठीक। तो ये हमारा ए का भुजा कितनी आ गई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इतने छोटे छोटे सवाल है, इसीलिए हमें हाई स्कूल को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों की ही वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जान लेना। वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे सवाल रहते हैं। अब इसमें हम क्या समझाएं, आप ही बताइए। आयतन का फार्मूला भुजा क्यूब 1331 दिया हुआ है, अब इसका 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब लिख दिए, अब भुजा ए 11 आ गए। अब इसमें हम क्या समझाएं, आप बताइए। तो चलिए फिर इसके आगे का सवाल लेते हैं। ये 2 घात समीकरण का है, इसी का खा सवाल है। कौन सा है, खा, ठीक। जल्दी से जल्दी सवाल लेते हैं। सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस पी है, माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, 2 हो तो P का मान होगा, ठीक। P का मान होगा जब भी हमें मूल दिया हो और उसमें कहे कि हमें किसी एक वेरिएबल का मान ज्ञात करना हो, किसी एक चीज का ज्ञात करना हो, P का ज्ञात करना हो, K का ज्ञात करना हो, M का ज्ञात करना हो। इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, P के स्थान पे या कहीं और पर भी, और कहे कि हमें एक मूल पता है,
एक मूल पता है, जो मूल पता है ना वही उसमें रख दो। यहाँ पे मूल कितना पता है 2, तो यहाँ x के स्थान पे क्या करो 2 रख दो। 3x माइनस पी बराबर 0, x बराबर 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस पी बराबर 0, तो 6 4 10, पी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10। ठीक, पी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। पी बराबर कितना माइनस का 10, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इसको हल कर देंगे, आपको 2 नंबर इतना ही हल करना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी में थोड़ा सा भाषा लिख दीजिए, जब एक मूल ज्ञात हो तब x बराबर 2 रखने पर, इसके नीचे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे p का मान आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम एक सवाल और बचा ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगले सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो गा नंबर का सवाल है एक, इसी से त्रिकोणमिति से है गा नंबर सवाल। ठीक, मिटाते हैं पहले से, इसे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। तो इसको 2 तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक फार्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे हम कर सकते हैं। दूसरा किससे कर सकते हैं, दूसरा हम सबको त्रिभुज से कर सकते हैं। ठीक, लाल बटे कक्का। ठीक, कॉस का फार्मूला कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये थीटा है, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार इसमें देख के बताइए 15, और कर्ण कितना हो जाएगा 17, कर्ण कितना हो जाएगा 17। एक इससे निकाल सकते हैं, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक ये फार्मूला लगा के पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं साइन का मान, यहां से आप क्या करेंगे लंब का मान निकालेंगे, तो लंब बटे कर्ण कर देंगे तो हमारा साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण, हम लंब निकाल लेंगे यहां से तो कर्ण का मान निकल आएगा। ठीक, कर्ण मतलब साइन थीटा का मान निकल आएगा। और आपको ये सब करने से आपसे बचना है तो आप एक सिंपल सा फार्मूला ये याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किस, कॉस को उधर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां से स्क्वायर भी भेज देंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप देखिए 1 यहां लिख देंगे, कॉस थीटा मतलब 15/17 का स्क्वायर, 15/17 का स्क्वायर। यहाँ पे आगे हल करते हैं, देखते हैं 17 का इधर गुणा कर देंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ठीक बटे 17 का स्क्वायर। अब फिर से आगे देखिए, यहाँ पे ए आप याद करना, माइनस वाला फार्मूला लगा दे तो आसानी से आ जाएगा, नहीं तो स्क्वायर करना पड़ेगा गुणा भाग, तो हम स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में 17 प्लस का 15 कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 17 माइनस का 15 कर देते हैं, नीचे 17 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देख लेते हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट, यहां पे 17 में 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, 15 15 30 2 32 गुणे, और यहां से 2 आ जाएगा 2, ठीक 32 गुणे 2 ठीक 64,
और यहां से 17 का स्क्वायर, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 64/17 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 8/17 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर कितना आया 8/17। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 8/17। तो साइन थीटा का मान हमारा आया है 8/17। आप इस तरीके से निकालें या आप जब इस तरीके से भी निकालेंगे ना तब भी इसका मान कितना आएगा, लंब का मान कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, जब आप इस तरीके से भी निकालेंगे ये पाइथागोरस प्रमेय से भी तो आपका कितना आएगा 8 ही आएगा लंब, और यहाँ से भी जब आप निकालेंगे तो इतना है। इन दोनों से ही आएगा, दोनों तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो आप जिस तरीके से अच्छा लगे आपको उस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, तो इन सब में कोई भी परेशानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और कांटेक्ट नंबर भी आपको पता हो गया होगा अब तक, तो उससे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये नया बैच है, ये इससे बहुत से ज्यादा लोगों तक जोड़ो। वैसे भी अभी मैं कहता हूं तो आप लोग भी सुनते हैं और मानते हैं। अभी देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और वीडियो देखने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। मैं उसमें यूट्यूब के ग्राफ में दिखाता है कि बढ़ रहा है, तो वहां पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे इन सब वीडियो के साथ साथ आपको हेल्प कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक सारे कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको सारे सवालों का जवाब दे, मतलब आप जो भी कमेंट करें जो भी मैसेज करें उन सबका जवाब दें। ठीक, ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये तो मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो के लास्ट में ही बोलता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।